Yes, hello friends. हम पढ़ रहे थे चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 21। यस, कल की क्लास में हमने थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा था। ऑलराइट, इसमें हमने पढ़ा था ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट। इसके आगे हमने पढ़ा इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या डाउट है बताइए मेरे को आप। अब ये मत बोलना कुछ भी नहीं है, करवा देता हूँ, छोड़ दो। इनलैंड फॉरेन के छोड़ के अलावा बताओ। ऑर्डर बियरर में समझ में आ गया फर्क क्या होता है। ऑर्डर में क्या होता है, स्पेसिफाइड पर्सन का नाम होता है, वो पर्सन को ही पैसे मिलेंगे, वो पर्सन ही आगे इंडोर्स कर सकता है इस इंस्ट्रूमेंट को। वेयर एज बियरर में किसको मिलेंगे, जो उस पर्सन का होल्डर होगा, जिस पर्सन ने उसको होल्ड किया होगा, वो आगे कर सकता है अनलिमिटेड टाइम, क्योंकि लास्ट इंडोर्समेंट इसमें ब्लैंक होती है। ये था, थोड़ी थोड़ी लाइंस थी, पढ़ लेना। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मैंने बोला था एक चार्ट बनवाएंगे हम आपको। एक चार्ट, छोटा सा चार्ट कहीं भी बना लो। पेज नंबर अपना 60 खोलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पेज नंबर 60। यस कम ऑन, उस पर बना लो एक चार्ट। पीछे आपके स्पेस होगा, उस पर 60 पे चार्ट बना लो। एक सेकंड में कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। आप घर पे जाके अपनी कॉपी में बनाने, ठीक है। फॉर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स, both conditions must be satisfied or completed। समझाने के लिए है, डेफिनेशन में ये चीज नहीं लिखनी हमने। बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। पढ़े बोथ कंडीशन कौन कौन सी। कंडीशन नंबर 1, व्हेन बीओई मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, पीएन मतलब प्रोमिसरी नोट एंड चेक, आर ड्रोन या ड्रोन इन इंडिया या फिर मेड इन इंडिया है। फर्स्ट कंडीशन क्या, व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट और चेक आर, या फिर ड्रोन इन इंडिया हो या फिर मेड इन इंडिया हो। ड्रोन या मेड इन इंडिया हो। यस समझ में आया। फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई होना मस्ट है करने के लिए इनलैंड। सेकंड कंडीशन क्या, एंड, जहां वर्ड आ जाए एंड मतलब बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। एंड मतलब फर्स्ट तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सेकंड क्या, मेड पेबल इन इंडिया और ड्रॉन एनी यही मेरी डेफिनेशन थी इनलैंड की। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आपको नहीं समझ में आ सकता, मैं आपको एग्जांपल देके कराऊंगा, सेकंडों में क्लियर होगा। तभी मैंने कहा था मेरे को थोड़ा टाइम दो, उसको तोड़ के डेफिनेशन को पूरा समझा दूंगा। बहुत कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी मेरा क्या होगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक भी नहीं हो रही, तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है।
चार्ट बना लो उसी के नीचे। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट हो रही है, सेकंड हो रही है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? फॉरन। दोनों की दोनों हो रही है तो? कोई भी नहीं हो रही तो? करें सम, क्वेश्चन करें, अब आ जाए बुक पे। अब नहीं गलती लगेगी आपको। ये सेम चीज आप अपनी लो की नोटबुक में, मेन नोटबुक में भी नोट करके आओगे कल। सीधा मैंने नोट इसलिए नहीं करवाई ताकि प्रैक्टिस आपकी और अच्छी बनेगी घर जाके। प्रकार समझ में आया आपको? अब हम करते हैं। Inland instrument are those instruments when bills of exchange, promissory notes and check are drawn in India or made in India and drawn upon any person resident in India or made payable in India. Foreign instruments are those instruments which are not inland instruments. Promissory note, चले चलो अब देखो, अब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देखना कैसे समझ में आएगी आपको। प्रकार प्लीज सी ऑन द बोर्ड। ये देखिए, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। फर्स्ट कंडीशन क्या? ड्रोन या फिर मेड इन इंडिया। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी। एंड सेकंड कंडीशन क्या? मेड पेबल इन और ड्रोन अपॉन इंडिया शैल डीम्ड टू बी लैंड इंस्ट्रूमेंट। आ गया समझ में? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहले में आगरा में नोट ड्रॉ हुआ और मुंबई में पे हुआ। फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट पार्ट क्लियर, सेकंड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट क्लियर, यही मतलब हुआ। ड्रोन इन वाराणसी, पर्सन रेजिडेंट जोधपुर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, इनलैंड हुआ। चलो ठीक है। अब देखो, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट आर दोज दैट आर नॉट इनलैंड। इसमें आपको एक डाउट था, ये देखो फर्स्ट कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है, पीएनबीओई सेक आर ड्रोन आउटसाइड इंडिया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। सेकंड देखने ही नहीं, सीधा फॉरेन मान लो। फिर भी देख लेते सेकंड में क्या। सेकंड कंडीशन क्या? आउटसाइड इंडिया, मेड पेबल इन इंडिया। सेकंड की फर्स्ट तो हो रही है, सेकंड की सेकंड नहीं हो रही, फॉरेन बिल। पर्सन आउटसाइड इंडिया, पेबल आउटसाइड इंडिया, सेकंड भी दोनों नहीं हो रही। सेकंड की फर्स्ट सेकंड तो हो रही है, सेकंड की फर्स्ट नहीं हो रही। आ गया समझ में? फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन को भी दो हिस्सों में बांट दिया इसमें। ये फर्स्ट की फर्स्ट, फर्स्ट की सेकंड, सेकंड की फर्स्ट, सेकंड की सेकंड। ठीक है, कोई डाउट? अब समझ में आ गया दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में? अब बन जाएंगे नोट्स, कल चेक करूंगा। ठीक है, इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट में किसी ने पूछना है कुछ? लाइबिलिटी तो पता चल गई, जिस सिटी में जिस कंट्री में बिल ड्रॉ होगा, ड्रॉअर की लाइबिलिटी उस कंट्री के हिसाब से होगी, ड्रॉअर की लाइबिलिटी उस कंट्री के हिसाब से। पढ़ के आए हो सारा? नोट्स बना लिए इसके 134 सेक्शन के? कल बनाने आते आते मैं चेक करूंगा सबका। इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 20 समझ में आ गया? कोई ऐसा क्या नहीं समझ में आया? इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं?
जो इनकम्प्लीट किसी भी वजह से, चाहे डेट ना हो उस पे, ड्रॉवर के साइन ना हो, ड्रॉई के साइन ना हो, अमाउंट ना हो, मंथ ना हो, कुछ भी ना हो, एक चीज भी ना हो, वो इनकोएट बन गया इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लाइबिलिटी क्या होगी इनकोएट इंस्ट्रूमेंट किसी बड़े सिंपल शब्दों में देखो, एग्जांपल देखिए करवाया था कल डिटेल में, वैसे कोई बात नहीं दोबारा कर लो। Under Negotiable Instrument Act, both holder and holder in due course are person entitled to possess negotiable instrument, but their rights and protection are different, especially in case of inchoate incomplete instrument. Inchoate instrument में इनकी liability अलग अलग होगी। फर्स्ट में क्या होल्डर की क्या liability होगी? Holder is a person who is entitled to possess the document, receive the amount, but cannot recover the more than actually intended by the maker in the sign. क्या मतलब हो सर इसका? ये देखो, ये हूं मैं, लेट्स सपोज, ठीक है, ये दिव्यांश है, ठीक है, मैंने दिव्यांश को सेल किया कितने रुपए का? सेल गुड ऑफ रुपीज 10,000। मैंने आपको सेल किया, दिव्यांश को बदले मुझे क्या देना होगा? पैसा देना होगा। बट दिव्यांश ने क्या मुझे भेजा? प्रोमिसरी नोट, लेट्स सपोज, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेजा। इसने कहा सर मैं साइन कर देता हूं, दिव्यांश ने साइन कर दिया, अमाउंट आप फिल कर लो, अमाउंट आप फिल कर लो। क्या ये इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए इनकोएट इंस्ट्रूमेंट है? हाँ या ना? है मेरे लिए इनकोएट इंस्ट्रूमेंट ये? बिल्कुल है, ये मेरे लिए इनकोएट इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें मेरे को अमाउंट फिल करनी है। आई एम द होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब आपके क्या इंटेंशन है, इसमें कितनी अमाउंट होनी चाहिए? 10,000। आपने सोचा सर 10,000 ही भरेंगे, तो मैं कितनी अमाउंट भर सकता हूं? मेरी लाइबिलिटी भरनी है कितनी है? 10,000। ये मतलब हुआ। ए होल्डर मतलब कौन? सर पार्ट। पार्ट इज द होल्डर हु इज एंटाइटल्ड टू पोजेस द इंस्ट्रूमेंट। मेरे पास है इंस्ट्रूमेंट, पोजेशन मेरे पास है। रिसीव द अमाउंट, अमाउंट किसको मिलेगी? मेरे को मिलेगी। बट ही कैन नॉट, ही मतलब पार्ट, कैन नॉट रिकवर मोर देन व्हाट वाज एक्चुअली इंटेंडेड बाय द मेकर। आपने कितनी इंटेंशन थी आपकी? 10,000 की। मैं 10,000 से ज्यादा नहीं डाल सकता, मेरी लाइबिलिटी 10,000 तक की है। कॉन्सेप्ट क्लियर? होल्डर इन ड्यू कोर्स, चलो कहां गया कहां गया, ये देखो। अब मैंने क्या किया, पारस भाई से मैंने क्या किया था, सामान परचेज करा, पारस ने मुझे सामान भेज दिया 15,000 रुपए का। ये प्रोमिसरी नोट था, एज इट इज दिव्यांश को देना था, मैंने एज इट इज बिना अमाउंट फिल किए मैंने आपको पारस को भेज दिया। पारस भाई अमाउंट फिल कर ले इसमें, पारस भाई अमाउंट फिल कर ले। इसे कितनी अमाउंट फिल करेगा? ये क्या आपसे पूछ के आएगा 10,000 करूं या नहीं करूं? उसको क्या पता आपकी टेंशन कितनी थी। इसने कितने लेने मेरे से? 15,000 लेने, ये 15,000 लेगा। गुड फेथ में इसने परचेज किया, नेगोशिएबल। ये क्या बन गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। A holder in due course is a person who has obtained the instrument for consideration। क्या कंसिडरेशन में लिया उसने? मेरे को बदले में क्या दिए थे? गुड्स। इन गुड फेथ, गुड फेथ में लिया, विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट। तो इसको पता नहीं था क्या इंटेंशन थी, क्या थी। ही एंजॉय बेटर राइट्स, ही कैन रिकवर द फुल अमाउंट। 15,000 लेगा, जितने होंगे कवर्ड स्टैंप के बस होगा। इवन इट इज मोर देन द साइनर ओरिजिनल इंटेंडेड, चाहे वो 10,000 से ज्यादा ही क्यों ना हो। कंसेप्ट क्लियर? पूछना है किसी ने कुछ? ये दोनों डिफरेंस समझ में आए हो? पढ़ के आए हो? सेक्शन 20 पढ़ के आए हो? कुछ भी नहीं था ये। एग्जाम्पल नंबर 14 समझ में आ गया? एग्जाम्पल नंबर 14 में किसी ने पूछना है कुछ? पूछना है एग्जाम्पल नंबर 14 में कुछ? जैसे मैंने इससे कितने रुपए लेने थे? 10,000 लेने थे मैंने दिव्यांश से, तो आपको देने थे मैंने 15,000। अब आपको क्या पता है मैंने इससे 10,000 रुपए लेने? आपको तो ये पता है कि आपने मेरे से 15,000 लेने। ये टाइटल आपके लिए क्या है? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। जबकि इसमें क्या है? एक डिफेक्ट है। क्या चीज का डिफेक्ट है ये? कि मैं 10,000 से ज्यादा आप रिकवर नहीं कर सकते। आया समझ में? चलो, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगियस मतलब यार मैं समझ ही नहीं पाता उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा है, क्या है वो। कभी गुस्सा करता है या करती है, कभी बड़े ही प्यार से बात करता है या करती है ना, पता ही नहीं चलता उसका नेचर कैसा है। इतने ज्यादा उसको नेचर में परिवर्तन आता है, उसको क्या बोलते हैं? एम्बिगियस। कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो चाहता क्या है, चाहती कभी गुस्सा कभी प्यार, हमें पता ही नहीं चलता। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट भी वही होती है, हमें उसका नेचर ही नहीं पता चलता। अब मुझे नहीं पता चलता इसके दिमाग में क्या चीज चल रही है ना, क्या इसने क्या क्या वर्ड बोले मुझे नहीं सुना, क्या क्या इसने, है ना,
मैं अब इसके दिमाग में मेरे लिए क्या एम्बिग्यूटी है, मैं याद है कई बार सब में एम्बिग्यूटी वर्ड यूज करता हूँ। एम्बिगियस मतलब हमें पता ही नहीं वो क्वेश्चन में क्या मांगना चाह रहे हैं। एक सम था रेक्टिफिकेशन में ड्रॉ, रेक्टिफिकेशन में था उसने ड्रॉ किया, अब ये नहीं पता चला उसने फेवर में ड्रॉ किया या अगेंस्ट ड्रॉ किया। फेवर में ड्रॉ किया बीपी बन गया, अगेंस्ट ड्रॉ किया बीआर बन गया। हमने पढ़ा था, मैंने बोला था एम्बिग्यूटी है इसमें, एम्बिगियस का मतलब हमें पता ही नहीं है ना। अरे भाई कहना क्या चाहते हो, एम्बिगियस, ठीक है। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड मतलब एज्यूम करना, लिख लो। कॉन्स्टिट्यूट मतलब एज्यूम करना, आइदर ए प्रोमिसरी नोट मान लो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज मान लो या फ्रेंड जोन मान लो या फिर फ्रेंड्स मान लो, ठीक है। हमें पता ही नहीं क्या चीज हो रहा है। द होल्डर, जिसने उसको होल्ड किया है उसको अपने इलेक्शन पे अपने हिसाब से आइदर मान ले जो इंस्ट्रूमेंट उसको मानना चाहता है, एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी देन फॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, और वो इंस्ट्रूमेंट उस हिसाब से ट्रीट होगा। मैंने दिव्यांश से को 10,000 रुपए का सामान बेचा, बदले में मैंने इससे क्या चाहा था कि मुझे बीआर साइन करके दे दे, बीपी साइन करके दे दे, अब मेरे के लिए तो बीआर हो गया वो। इसने बदले में मुझे खाली एक नोट पे साइन करके दे दिए, उसके ऊपर लिख दिया प्रोमिसरी नोट, नीचे लिख दिया कि मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, या मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नेचर लिख दिया। क्या मेरे लिए कंफर्म पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट है? नहीं। तो ये मेरे पास है, होल्डर मैं हूं तो मैं कुछ मर्जी मानू। ऑल क्लियर, ठीक है। Thus an instrument which is vogue, vogue मतलब confusing and cannot be clearly identified, हम इसको आइडेंटिफाई क्लियरली नहीं कर पा रहे, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रोमिसरी नोट है, इट इज कॉल्ड एन एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। बहुत सिंपल था। इन अदर वर्ड सच इंस्ट्रूमेंट में भी कॉन्स्टिट्यूट आइदर प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हम कुछ भी मान सकते हैं। होल्डर की डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन मतलब चॉइस होना, क्या उसको आइदर जो भी इंस्ट्रूमेंट मान ले उस हिसाब से उसको ट्रीट करें। सिंपल था, चलें आगे। बड़ा ही अच्छा टॉपिक, बड़ा ही मजेदार टॉपिक, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब कंप्लीट होना, कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट का एंड होना। हम बोलते हैं नहीं यार, एक डील करने जाते हैं, चलो नेगोशिएशन करते हैं। एक डील में नेगोशिएशन मतलब डील को एंड तक लेके जाना, कंप्लीट करना। सब्जी वाले से आप उस लेट्स सपोज सब्जी लेने गए, टमाटो परचेज करने गए, 40 रुपए किलो, नहीं भैया 30 रुपए किलो, नहीं भैया 38 रुपए किलो, नहीं भैया 35, क्या चल रही है आप में नेगोशिएशन। अब इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेगोशिएशन मतलब कंप्लीट होना, लिख लो ऊपर, नेगोशिएशन मतलब कंप्लीट या ट्रांसफर। बड़े ही अच्छे ढंग से मेरे साथ साथ समझना। वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, पता ही है। दिस राइट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय नेगोशिएशन। According to section 14 of NI Act, negotiable instrument act, when a negotiable instrument is transferred to a person with the view to consecute the person holder thereof, the instrument is deemed to be negotiated. Thus transfer of instrument ओनरशिप का माना जाएगा। क्या मतलब हुआ, सेक्शन 14 क्या कहता है कि ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अगर मेरे को इसको बीआर सेंड करना है, दिव्यांश ने मुझे प्रोमिसरी नोट सेंड किया, इसने मुझे दे दिया, इसने मुझे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जाके डिलीवरी करवाया मेरे को, क्या अपने ऑफिस में नेगो प्रोमिसरी नोट निकाला, पेपर पे साइन किए, अपना साइन किया, अमाउंट लिखी, इस डेट को मैं आपको पेमेंट करूंगा, मेरे को डिलीवरी कराया, हैंड ओवर कराया, नेगोशिएशन हो गया। नेगोशिएबल का बिल्कुल यस, ट्रांसफर हो गया, कंप्लीट हो गया, बिल्कुल चीज में। कंसेप्ट समझ में आया। नेगोशिएशन का मतलब, नेगोशिएशन दो तरीके से हो सकता है, आइदर बाय डिलीवरी, और अगर हम बियरर को बियरर इंस्ट्रूमेंट पे कर रहे हैं, और अगर हम ऑर्डर पे कर रहे हैं तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। मतलब दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या चीज, डिलीवरी। अगर बियरर चेक है तो बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो डिलीवरी से, अगर बियरर ऑर्डर चेक है या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। मोड ऑफ नेगोशिएशन क्या है, इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेबल टू बियरर। बियरर मतलब जो होल्डर है वो पैसा ले सकता है। कैसे नेगोशिएशन होगा, बाय डिलीवरी। डिलीवरी दो तरह की होती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, पढ़ते हैं आगे। अगर ये ऑर्डर पे है तो इंडोर्समेंट और डिलीवरी, दोनों में एक चीज कॉमन है, नेगोशिएशन में क्या, डिलीवरी होना जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आया। ए प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल टू बीडर इज नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी, और ऑर्डर पे दिया है तो इंडोर्समेंट प्लस। बोलो, अब मेरी बात समझना। एग्जांपल नंबर 15 पढ़ो, बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है।
एक्स ने एक चेक ड्रॉ किया 5 लाख रुपए का पेबल टू बाय। अब बताओ एक्स ने क्या करना था, मेरी तरफ देखो सभी प्लीज। एक्स ने क्या करना था, पेमेंट 5 लाख की पे करनी थी किसको, वाई को, और डिलीवर टू हिम, वाई को देना था। वाई ने क्या किया, वो चेक आगे इंडोर्स ने इंडोर्स कर दिया, वाई को किसी को पेमेंट करनी थी, जेड को इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स का अमाउंट लिख दी, आई एम इंडोर्सिंग दिस चेक टू मिस्टर वाई। क्या फिजिकली डिलीवरी करी, एक्स ने वाई को तो कर दी, क्लियर कट लिखा है, एक्स ने नेगोशिएशन कर दिया, यस। क्या वाई ने अभी तक किया, नहीं, सिर्फ इंडोर्समेंट किया और अपने टेबल के ड्रॉर के अंदर उस चेक को रख दिया। एक्स के एंड पे डिलीवरी हो गई, वाई के एंड पे हो गई, जेड को नहीं सर, इंडोर्समेंट हुए। सब्सिक्वेंटली अगले ही दिन वाई एक्सपायर हो गया, चेक अभी भी उसके डोर में पड़ा है जो एक्स को मिल गया, वाई के छानबीन करने गया, उसको चेक मिल गया। क्या ये मानना जाएगा डिलीवरी या नहीं? क्या जेड बिकम ओनर बन जाएगा? नहीं सर, इन दिस केस जेड डज नॉट बिकम द होल्डर ऑफ द चेक बिकॉज नेगोशिएशन कंप्लीट हुई ही नहीं है डिलीवरी से, वो तो उसको मिला है ना, फिजिकल हैंडओवर ड्रोवर ने तो नहीं करी। कंसेप्ट समझ में आ गया? ए ने बी को पेमेंट देनी थी, दे दी, डिलीवरी कराया, चेक की ले जा भाई, ए का रोल खत्म। बी ने सी को करना था, इंडोर्स कर दिया, बट फिजिकली डिलीवरी नहीं की, बी एक्सपायर हो गया, सी को अगले दिन वो चेक मिल गया, क्या वो माना देगा? ठीक है, सेक्शन 47 पढ़ते हैं, 47 बड़ा ही इजी सेक्शन। सब्जेक्ट टू द सेक्शन 458 सेक्शन जो भी हमें बोलते हैं, विच डील्स विद इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको अनलॉफुल मीन से मिले हैं या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन से मिले हैं, they promissory note bill of check payable to bearer is negotiated by delivery only. In other words, transfer of such instrument can be effected simply by handing them to another person without any endorsement. क्या मतलब है? अगर कोई आपने चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट अगर कोई अनलॉफुल मीन से लिया, अनलॉफुल मीन मतलब उसको डरा के लिए है या फिर आपने लॉ के अगेंस्ट लिए हैं, और या फिर कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन से लिए हैं, तो वो कब माने जाएंगे नेगोशिएटेड? इमीडिएटली मान लिए जाएंगे जब उनकी डिलीवरी होगी। अगर पारस ने, मैंने पारस को गन पॉइंट पर रख के पारस को बोला, पारस भाई मुझे 10,000 चेक सही कर, इसने कर दिया, इसने मेरे अकाउंट से काट दिया, मतलब मेरे को दे दिया चेक, मैं ले गया, क्या डिलीवरी माननी जाएगी? सर बिल्कुल मान, कोई चीज है इसमें। ए गिव्स ए बीरर चेक टू बी बाय सिंपलिंग हैंडेड ओवर इट टू बी, ए ने बी को चेक दिया, सिंपल हैंड ओवर कर दिया, बी ने फर्दर सी को दे दिया जस्ट बाय डिलीवरी विदाउट साइनिंग द चेक, क्या माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि फिजिकल डिलीवरी तो हो चुकी है, एज इट इज डिलीवरी तो हो चुकी है। डिलीवरी का मतलब फिजिकली हैंड ओवर करना चीज को, आया समझ में? However, where a promissory note bill of exchange check is delivered to subject condition that it shall not expect on happening of specified event, such instrument is not negotiable. इस कथा को पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा सर? एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर एक कथा पढ़ते हैं, ठीक है। ए ने क्या किया, प्रोमिसरी नोट बी को भेजा, कि बी ने क्या करना था, माल बेचा, सेल गुड्स टू ए करना था। प्लीज सी ऑन द स्क्रीन, ए बी ने सामान बेचना था ए को, बदले में क्या भेजा उसको, पहले प्रोमिसरी नोट पहले ही भेज दिया, सामान आने से पहले, सामान अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, उसने पहले ही प्रोमिसरी नोट भेज दिया, भाई 1 लाख का सामान भेज दे, ले प्रोमिसरी नोट ले ले, सामान अभी तक आया नहीं है। कब इफेक्टिव होगा प्रोमिसरी नोट? जब उसको गुड्स एक्चुअली डिलीवर हो, बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। भाई ए ने क्या किया, बी ने क्या किया, ट्रांसफर टू सी, सी को वो प्रोमिसरी नोट भेज दिया, सी को पता ही नहीं था सिचुएशन के बारे में, सामान भेजने, सी क्लेम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कंसेप्ट समझ में आया? दोबारा समझाऊं? और मेरे पास ये कंसेप्ट समझना, मेरे हिसाब से समझना, मैंने पारस से सामान परचेज करना है 1 लाख रुपए, बदले में क्या करना है, मैंने आपको पेमेंट करना है, पारस मुझे 7 मार्च को पेमेंट की डिलीवरी करना गुड्स की, आपने कर दूंगा, मैंने कहा आज की डेट 2 मार्च है, प्रोमिसरी नोट ले लो, आपने कहा ठीक है सर भैया दे दो, मैंने प्रोमिसरी नोट दे दिया, क्या मुझे गुड्स मिले? अभी तक नहीं, मैंने प्रोमिसरी नोट एडवांस दे दिया, इसने क्या किया, वही प्रोमिसरी नोट आगे दे दिया, आपने इससे सामान परचेज कर लिया, मेरे को अभी तक नहीं मिला, क्या ये लाइबल होगा उस गुड्स के पैसे लेने का? बिल्कुल होगा, चाहे इसको सिचुएशन के बारे में पता ही ना। बी ने ट्रांसफर किया, सी इज अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन, सी कैन स्टिल क्लेम द अमाउंट विदाउट नोटिस। आ गया समझ में? However, promissory note bills of exchange check is delivered condition that it shall not effect except on the happening of specified event. Such instrument is not negotiable until the event occurs. जब तक आप सेल नहीं करते तब तक उसकी एक्चुअल नेगोशिएशन मानने ही नहीं जाएगी, इवन दो आपने फिजिकल डिलीवरी ही क्यों ना कर दी हो। कंसेप्ट समझ में आ गया?
2 मार्च को मैंने जाके प्रोमिसरी नोट इसको दे दिया था, फिजिकल डिलीवरी कर दी थी, क्या नेगोशिएशन माना जाएगा? नहीं, जब तक मुझे गुड्स नहीं मिलते वो फिजिकल डिलीवरी माने ही नहीं। नेवरलेसनेस मतलब इफ सच इंस्ट्रूमेंट कम इनटू द हैंड ऑफ होल्डर फॉर ए वैल्यू, इसने आगे दिव्यांश को दिया, उसको नोटिस ही नहीं पता इस कंडीशन के बारे में, इट स्टेट दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो नेगोशिएटेड माना जाएगा बिफोर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, उसको इजीली क्लेम कर सकता है। दोनों चीजें समझ में आ गई? कुछ पूछना है? पक्का? क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 16 बड़ा ही अच्छा एग्जांपल, बड़े प्यारा एग्जांपल पढ़ते हैं। ए का क्या था? होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर, बियरर मतलब किसको पेमेंट मिलेगी? जिसने वो चेक होल्ड किया हो। डिलीवर्ड इट टू बी एजेंट, उसने अपने बी को एजेंट को दे दिया, उसने बी को लिया, क्या वो माना जाएगा नेगोशिएटेड? यस। पारस का एक स्टाफ था, पारस का एक स्टाफ था मिस्टर मोहित करके, ठीक है। मिस्टर मोहित को मेरे पास आया, मैंने पारस का पेमेंट करनी थी, मिस्टर मोहित आया मेरे ऑफिस में, मैंने मिस्टर मोहित को बोल दिया, पारस के नाम चेक दे दिया, क्या ये माना जाएगा नेगोशिएटेड है? चाहे मैंने इसके हाथ में डिलीवरी ना की हो, बट इट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, माना जाएगा कि नेगोशिएटेड हो चुका है। सेम इसी तरह मैंने एक चेक साइन किया एचडीएफसी का, एचडीएफसी बैंक का, आया ना, पारस की फेवर में चेक लिखा 2 लाख रुपए, पारस को पेमेंट करनी थी मैंने 2 लाख रुपए की, मैं गया बैंक के अंदर क्लियरिंग बॉक्स में डाल के बैंक वाले को बोला इसका अकाउंट भी कहाँ पे है? एचडीएफसी में। बैंक ने क्या किया, ड्रॉई ने वो अकाउंट मेरे अकाउंट से डेबिट कर दी, अमाउंट इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी, क्या वो नेगोशिएटेड माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, चाहे मैंने अभी तक फिजिकल हैंडओवर इसको ना किया हो। इसको क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। किया था ना हमने यहाँ पे टॉपिक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का, ये देखो ये रहा, आ गया समझ में? सेम वही कहानी है, होल्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का था, बट बैंकर के पास पड़ा था, बैंकर दोनों के पर्सन के अकाउंट मेंटेन करता था। ए ने इंस्ट्रक्ट कर दिया बैंकर को, भैया इंस्ट्रूमेंट इसके अकाउंट में डाल दे, बैंकर ने एज इट इज अमाउंट डाल दी, द बैंकर नो लॉन्गर होल्ड ऑन हिज बिहाफ, ए इज नाउ द एजेंट ऑफ बी, बैंकर इज नाउ द एजेंट ऑफ बी, इवन दो देयर इज नो फिजिकल हैंडलिंग ओवर द चेक, बट द लॉ ट्रीट इज ए वैलिड ट्रांसफर, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। पढ़ लोगे? इस पे लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, देख लेता हूं कंफर्म क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही सिंपल। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट क्या होता है? पारस को मैंने सामान बीआर बीपी लेना था, इससे सामान, मैं बीआर हूं, ये मेरा बीपी है, यह सही समझ में आया? मैं मेरी बुक्स में बीआर की एंट्री करूंगा, मैंने इससे पैसे लेने थे 2 महीने बाद, मैंने दिव्यांश को पैसे देने थे, मैंने आपके फेवर में वो बीआर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया, जिस डेट को मैंने एंडोर्समेंट किया, क्या उस डेट को नेगोशिएटेड माना जाएगा? बिल्कुल, एंडोर्समेंट भी कर दिया मैंने, डिलीवरी भी कर दी, अगर डिलीवरी नहीं की, एंडोर्स कर दिया तो नहीं माना जाएगा। याद आया डोर में चेक रखा था, वही मतलब हुआ। ये प्रोमिसरी नोट कब होगा? जब उसमें एंडोर्समेंट के साथ साथ क्या हो? डिलीवरी भी हो। क्लियर? इतना सा सेक्शन था। 46 क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है डिलीवरी के, अगर डिलीवरी ना हो तो वो नेगोशिएटेड नहीं माना जाएगा। द डिलीवरी मस्ट बी वॉलंटरी, ऑब्जेक्ट डिलीवरी शुड पास द प्रॉपर्टी टू द पर्सन जिसके पास वो है। डिलीवरी 2 तरह की होती है, एक्चुअल फिजिकल हैंडओवर की है, कंस्ट्रक्टिव फिजिकल हैंडओवर नहीं किया, बट किसको दिया मैंने? एजेंट को दिया, क्लर्क को दिया, सर्वेंट को दिया, एंडोर्सी के, इसके बिहाफ पे उसने आगे उसको। बोलो समझ में आया? दोनों में, दोनों नेगोशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होनी चाहिए? डिलीवरी। बियरर हो तो सिर्फ डिलीवरी, ऑर्डर हो तो एंडोर्समेंट प्लस एंडोर्स का मतलब होता है किसी और की फेवर में मैंने वो चेक लायबिलिटी ट्रांसफर करना। मैंने दिव्यांश से पैसे लेने थे, आपसे पैसे लेने थे, उसको पैसे देने थे, आप जाकर डायरेक्ट उसको पैसे दे दोगे। ये मैंने आपको बताया कि उसको बताया? मैंने उसको बताया, सिर्फ बताया, अभी तक एंडोर्स किया है, बट एक्चुअली फिजिकल हैंडओवर नहीं किया, इन्विटेशन नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 46 प्रोवाइड दैट वेयर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने ट्रांसफर कर दिया और एक कंडीशन रख दी कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब नेगोशिएट होगा? जब तू मुझे एक्चुअल गुड्स बेचेगा। The ownership property डज नॉट पास टू द ट्रांसफरी,
इवन ये प्रॉपरली इंडोर्स भी हो चुका है, फिजिकल हैंडओवर भी हो चुका है। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, अभी तक मैंने गुड्स बेचे हैं, पैसे आने हैं, गुड्स अभी तक मैंने एग्जैक्टली तो बेचे ही नहीं है ना, एडवांस में मुझे प्रोमिसरी नोट दे गया, ये क्या ये माना जाएगा अभी तक नेगोशिएट हुआ? नहीं सर, स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेम वही कहानी। इन सच केस द ट्रांसफरी कैन नॉट क्लेम फुल राइट्स ओवर द इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसफरी कौन हुआ? पारस हुआ। फुल राइट हाउएवर सच इंस्ट्रूमेंट इज फर्दर नेगोशिएटेड बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेम वही कहानी बता दी मैंने आपको, उसके पास सारे के सारे राइट्स आ जाएंगे और उसके बाद वैलिड कंप्लीट टाइटल मिल जाएगा। फर्दर लॉ शेयर दैट कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिमेन इनकम्प्लीट और रिवोकेबल अंटिल डिलीवरी। रिवोकेबल मतलब अभी तक मैं उसको वापसी कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ जब तक डिलीवरी नहीं होती गुड्स की। दिस मीन्स दैट मेयर ड्रॉइंग मेकिंग इंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सफिशिएंट। डिलीवरी होनी चाहिए टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। डिलीवरी इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर बट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट। ये चीज के साथ साथ डिलीवरी होनी चाहिए। मैंने इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर दिया, मेक कर दिया, डिलीवर नहीं किया, क्या नेगोशिएटेड माना जाएगा? मैंने पारस के अगेंस्ट बीआर ड्रॉ किया बट पारस को अभी तक बताया ही नहीं, क्या ये माना जाएगा बीआर? नहीं, इसको पता तो होना चाहिए मेरे अगेंस्ट बीआर ड्रॉ हुआ है, वही चीज है। Even after the endorsement, the right of instrument does not pass to the industry unless the instrument actually delivered to him. जब तक इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली डिलीवर नहीं होता तब तक माना ही नहीं जाएगा कि उस तक इंस्ट्रूमेंट पहुंचा है। पता नहीं होना चाहिए आपको। जब मैंने आपके अगेंस्ट ड्रॉ कर दिया, आपको पता ही नहीं मैंने आपके अगेंस्ट ड्रॉ किया है, आपको मैंने बता दिया, बट बताना इज नॉट सफिशिएंट, मुझे आपको एक्चुअल फिजिकल बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डिलीवरी भी करनी पड़ेगी। जब चेक के केस में डायरेक्ट पेमेंट है या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यस, तो उसमें मेरे को पता नहीं लगा, तभी तो वो है ना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, मैसेज नहीं आएगा आपके पास, एक कंक्लूसिव एविडेंस बन गया ना, आपके एजेंट को दिया ना। एजेंट तो आपका गंदा है नहीं, आपको बताएगा नहीं। चेक मिला, मैं आपको फोन करके तो बताऊंगा टेलीफोनिकली, पारस भाई मैंने आपके एजेंट को पैसे दे दिया, मैंने आपके बैंक में क्लियरिंग में डाल दिया, चाहे फिजिकल हैंडओवर ना किया बट डिलीवरी मानी जाएगी। सारे एग्जांपल पढ़ते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है लोगों की क्लास, फिर इसके बाद हम इतने करेंगे, ठीक है। पॉइंट 1, कंडीशनल फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जो बड़े ध्यान से समझना, इफ ए गिव्स ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू बी विद ए कंडीशन दैट वैलिड ओनली समथिंग हैपन, मतलब आप मुझे गुड्स बेचोगे तभी मैं आपको ये वैलिड रहेगा फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ओनरशिप अभी तक पास नहीं हुई है। दिस मींस दैट बी हैज द इंस्ट्रूमेंट बट इज नॉट द ओनर। अभी तक वो सिर्फ उसके बस इंस्ट्रूमेंट है, पारस ने मुझे गुड्स बेचे, बदले मैंने पेमेंट करनी थी, मैंने उसको प्रोमिसरी नोट एडवांस में भेज दिया, क्या पारस ओनर माना जाएगा उस प्रोमिसरी नोट का? जब तक वो गुड्स नहीं बेचता। कितनी बार तो सेम चीज हो चुकी है, ए ने गिव किया चेक बी को, सेज दैट जस्ट कलेक्ट द मनी फ्रॉम द बैंक, क्या बी ओनर है? नहीं, बी मेरा स्टाफ है, बी गया, ओनर नहीं है, ही इज ओनली एक्ट माय एजेंट, ठीक है। एक्सेप्शन होल्डर इन ड्यू कोर्स, अगर बी ने इंस्ट्रूमेंट सी को कर दिया, सी ने पूरा का पूरा कंसिडरेशन दिया है तो सी फुल ओनर माना जाए, वही चीज थी, ठीक है। डिलीवरी इज एसेंशियल, विदाउट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। सिर्फ साइन करना से और करने से, पारस मेरा एक एम्प्लॉय था, मैंने पारस के नाम चेक कर दिया 20,000 रुपए का, मेरे ड्रॉर में रख दिया, क्या वो माना जाएगा नेगोशिएटेड है? नहीं, मुझे पारस को भेजना ही पड़ेगा। A sign but does not check is not effective. C, endorsement plus delivery, only endorsement signature is not enough. Endorsement plus delivery is essential, is must. जब तक मैं डिलीवरी नहीं करूंगा। फैमिली फाइनल मेमोरी ट्रिक करवा दी, यहां से कराओगे 57, फिर हम आगे 57 करा कर लो, इतना सा कर लो, छोटा सा यही है। यहां तक कोई डाउट? अब मेरी बात समझना, 57 सेक्शन क्या कहता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज पर्सन, बड़ा ही सिंपल। सेक्शन 57 प्रोवाइड्स दैट वेयर ए पर्सन मेक्स एन एंडोर्समेंट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बट डाई बिफोर डिलीवरिंग इट टू द एंडोर्सी, सच एंडोर्समेंट इज इनकम्प्लीट एंड इनइफेक्टिव। ए ने बी से बिल ड्रॉ किया, ए ने बी के अगेंस्ट किया, ए क्या हो गया? बी आर, बी क्या हो गया? बीपी। ए ने सामान से पैसा किसको देना था? सी को पैसे देने थे, सी को उसने चेक एंडोर्स कर दिया, बी आर एंडोर्स कर दिया, फिजिकल डिलीवरी नहीं की, ए एक्सपायर हो गया, तो डिलीवरी माननी जाएगी अब? नहीं, वो कैंसिल हो गई, एंडोर्समेंट इनकम्प्लीट है, इनइफेक्टिव है। इन सच केस लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कैन नॉट नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट बाय डिलीवरी। अब ए वाले एजेंट वाले बोलते हैं ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ए तो एक्सपायर हो गया,
मैं चला जाता हूँ, वो लेके सी को दे आता हूँ, क्या माना जाएगा? नहीं, जो इंडोर्समेंट करेगा उसी को ही फिजिकल डिलीवरी करनी होगी। फर्दर वेयर ए प्रोमिसरी नोट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर हैज बीन इंडोर्स्ड बाय द डिसीज बट नॉट डिलीवर बिफोर हिज डेथ, डिलीवर से उससे डेथ से पहले डिलीवर नहीं हुए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर ही नहीं सकते। दिस इज बिकॉज लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके एजेंट थोड़ी ना है, डिसीज पर्सन के एजेंट होते तो कर सकते थे। Therefore, if the instrument was executed or endorsed but remain undelivered at the time of death, remain undelivered है अभी तक उसकी time of death पे, the legal representative has no authority to complete the transaction. Instrument remains incomplete. Instrument incomplete रहेगा हमेशा, दोबारा fresh instrument बनेगा। इसने पूछना है कुछ? एजेंट कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट द एजेंट ऑफ डिसीज पर्सन। बहुत सिंपल था यार, ये पढ़ लेना। डिलीवरी कब कब इफेक्टिव होगी पार्टी में? अगर पार्टी का सीधा सीधा रिलेशन है, इमीडिएट रिलेशन है दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, डिलीवरी कब होगी? मस्ट बी मेड बाय पार्टी मेकिंग एक्सेप्टिंग एंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट, जो पर्सन है उसके बिहाफ पे या डायरेक्ट उसको कर दो। सिंपल समरी चार्ट है। बिटवीन द ओरिजिनल पार्टी हु इज नॉट द होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अलाउड टू प्रूव दैट द इंस्ट्रूमेंट गिवन विद द कंडीशन, स्पेसिफिक पर्पस की कंडीशन दिया, तो कब होगी? जब वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट होगा, गुड्स बेचेंगे तभी उसकी डिलीवरी मानी जाएगी। समरी है बेसिकली, अब समझ लो। यहां तक पढ़ोगे, नोट्स बना लोगे, यहां तक आगे पढ़ेगा थोड़ा सा, नहीं कर लोगे यहां तक? किसी ने कुछ पूछना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में यहां तक? कहां पे ऊपर करना? कहां पे है? इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी ना? अगर ओनली इंडोर्समेंट, अगर आपने किसी चेक को ए ने बी से समान बी आर ड्रॉ किया, ए ने आगे सी को इंडोर्स कर दिया, इंडोर्समेंट सिर्फ करके छोड़े, मैं आई एम इंडोर्सिंग द चेक टू बी, अभी तो डिलीवरी नहीं की, तो क्या माना जाएगा नेगोशिएटेड? नहीं, उसके लिए अपने को क्या चाहिए? डिलीवरी भी होना जरूरी है। डिलीवरी होते ही सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की क्लास में यहीं तक कंटिन्यू रखता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से आज का सेशन समझ में आ गया। कल हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, तब तक के लिए अच्छे से आप पढ़ना। कोई भी डाउट हो तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। बाकी हम कल की क्लास में करते हैं। अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।